स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आज से लगभग 250 साल पहले के वर्ल्ड को इमेजिन करिए कि उस समय इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी। पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज मेनली एग्रीरियन इकोनॉमी पर बेस्ड थी और लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही ट्रेड करके प्रॉफिट्स बनाते थे। इसी उद्देश्य के साथ पोर्टुगीज ने भारत में कदम रखा और मसाले का व्यापार करना शुरू किया। हिस्टोरियंस की माने तो उस दौरान अपने एक्सपोर्ट से पोर्टुगीज करीब 60 गुना प्रॉफिट बना रहे थे। उनके इसी प्रॉफिट को देखकर ब्रिटिशर्स भी भारत आए और ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन 18वीं शताब्दी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये टर्निंग पॉइंट था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसने सोसाइटीज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के तरीके को रिवॉल्यूशनराइज कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उठाकर वेस्टर्न कंट्रीज का डेवलपमेंट प्रोसेस रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की ओर जाने लगा। लेकिन भारत इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने से चूक गया, क्योंकि उस समय भारत कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार था। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह ही भारत ने दूसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन को भी मिस कर दिया। ये दोनों ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कोल और स्टीम और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल से पावर्ड थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सभी देश धीरे धीरे भारत से आगे निकल गए। हालांकि भारत कंप्यूटर ड्रिवन तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट प्लेयर जरूर बना, जिसके चलते हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में कामयाब हो पाए, जिसने देश में एक बड़े सर्विस सेक्टर को जन्म दिया। बावजूद इसके इस फेज के दौरान भी भारत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेरियस रीजंस के चलते अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का 4.0 वर्जन यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन पाएगा, या फिर एक बार फिर भारत को निराशा हाथ लगेगी? तो उसका जवाब है हाँ। ऑलरेडी भारत धीरे धीरे वर्ल्ड की एक मेजर सुपर पावर बनता जा रहा है और निश्चित तौर पर भारत इस नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पर कहानी इतनी आसान नहीं है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही तरह भारत सिर्फ इसका एक हिस्सा बनकर रह जाएगा, या फिर जिस तरह ब्रिटेन ने पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड किया वैसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी भारत अपने लिए जनरेट कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि भारत पिछले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस को लीड क्यों नहीं कर पाया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है और भारत इसे कैसे लीड कर सकता है। साथ ही हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए चैलेंजेस को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के इकोनॉमी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एडवांस टेक्नोलॉजीज के बीच के फ्यूजन को दर्शाता है। ऐसा फ्यूजन जो फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बीच डिफरेंस को खत्म कर दे। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस को कंबाइन करने का काम करेगा। लेकिन पिछले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ टास्क के ऑटोमेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम और इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। इसका रिलेशन कनेक्टिविटी, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी को बढ़ाने से है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मेनली 6 टेक्नोलॉजी ड्राइव करने का काम करेंगी। पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन्स को लर्न, रीजन, डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने में हेल्प करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन लर्निंग जैसे इंटीग्रल कंपोनेंट्स हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस इंडस्ट्रीज तक को रिवॉल्यूशनराइज कर सकते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका मतलब है ऐसी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट कर सके और डेटा को शेयर कर सके। डिवाइसेस का ये नेटवर्क डिफरेंट सेक्टर्स में एफिशिएंसी, सेफ्टी और कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर सकता है। तीसरी टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स। एडवांस रोबोटिक्स मशीन्स को ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो टास्क को ऑटोनोमसली एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक रोबोट्स प्रोडक्टिविटी और प्रिसीजन दोनों को ही बढ़ा रहे हैं। अगली टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर्ड तरीका है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी, सप्लाई चेन और डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसी फील्ड्स में किया जा रहा है। फिफ्थ टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है।
3D प्रिंटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को लेयर बाय लेयर क्रिएट करता है। प्रोटोटाइपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गन प्रिंटिंग और एरोस्पेस जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में इस टेक्नोलॉजी के पास इमेंस पोटेंशियल है। उदाहरण के लिए अगस्त 2023 में बेंगलुरु में सिर्फ 43 डेज में एक पोस्ट ऑफिस को 3D प्रिंटिंग से तैयार किया गया। और लास्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करके एक्सपोनेंशियल कंप्यूटिंग पावर जनरेट करते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। ऐसी सभी फील्ड्स जिनमें क्लासिकल या सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है, उनमें क्वांटम कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन ला सकती है। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सोसाइटी और इंडस्ट्रीज पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑटोमेशन की वजह से कुछ जॉब्स को डिस्प्लेस करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज जिसमें ह्यूमंस एक्सेल करते हैं, उनमें नए रोल्स को भी क्रिएट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायग्नोस्टिक्स और टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर फील्ड में भी रिवॉल्यूशन ला सकता है। भारत जैसा देश जहां इजी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर आज भी एक बड़ा चैलेंज है, उसके लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई संजीवनी नाम से टेलीमेडिसिन सर्विसेज ऑफर करती है। और दोस्तों इन सब के अलावा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी ऑफर करता है, जहां स्मार्ट एनर्जी ग्रिड से लेकर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट तक का इस्तेमाल करके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विसेज में भी हेल्प करते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स गेन करने के तरीके को भी ट्रांसफॉर्म कर रही है। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नेचर को देखते हुए इसके सामने काफी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और जॉब डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के अंदर बायसनेस का भी पोटेंशियल होता है। इसलिए इस तरह के एथिकल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ केयरफुली अडैप्ट करना होगा। भारत के पास इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड और डोमिनेट करने के लिए पहले से ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि भारत के पास वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो उसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की रेस के टॉप कंटेंडर्स में से एक बना सकते हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सक्सेसफुल होने में भारत का बढ़ता हुआ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर भी एक मेजर रोल निभाएगा। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की वजह से एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई हैं। पर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कैसे लीड करेगा, इसको समझने के लिए चलिए ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर को देखते हैं, जो कंट्री के एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप के बारे में डेटा प्रोवाइड करता है। GEM इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में इंक्रीज देखा गया है। 2021 में 18 से 64 साल की एज के बीच वाले 14.4% एडल्ट्स ऐसे हैं जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं 2020 में ये परसेंटेज सिर्फ 5.3% था। इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के सर्च के लिए इंक्रीजिंग डिमांड और कोविड-19 पैंडेमिक जैसे कई रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने प्ले किया। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस और सीड कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है। जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान को रिवील किया गया। इस एक्शन प्लान में स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए टोटल 19 एक्शन आइटम्स को मेंशन किया गया। इसका एम था कि गवर्नमेंट के सपोर्ट, स्कीम और इंसेंटिव की हेल्प से कंट्री में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड किया जा सके। दूसरा इनिशिएटिव था फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम। स्टार्टअप की फंडिंग नीड्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स को स्टैब्लिश किया, जिसका टोटल बजट 10,000 करोड़ रुपीस था। इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और ऑपरेटिंग एजेंसी SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इस स्कीम ने न सिर्फ ग्रोथ स्टेज पर स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल अवेलेबल करवाया है, बल्कि डोमेस्टिक कैपिटल को रेस करने में भी हेल्प किया है। इसकी वजह से फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंसी कम हुई है और होम ग्राउंड और नए वेंचर कैपिटल फंड्स को इंकरेज किया जा रहा है। तीसरी स्कीम है दोस्तों क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। इस स्कीम का एम है DPIIT द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले स्टार्टअप्स को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करना। इसके अलावा 2016 के बाद गवर्नमेंट ने 50 से भी ज्यादा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस और ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल जैसे पैरामीटर्स को इंप्रूव किया जा सके। इन सभी रीजंस की वजह से इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को इंप्रूव करने में हेल्प मिली है। दोस्तों भारत के पास फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को डोमिनेट करने के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेपन है लार्ज पॉपुलेशन साइज और लार्ज कंज्यूमर मार्केट। भारत की वास्ट पॉपुलेशन की वजह से कंट्री के पास अबंडेंट टैलेंट पूल है, जो डाइवर्स रेंज ऑफ स्किल्स, आइडियाज
और पर्सपेक्टिव्स ऑफर करता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में रिक्वायर्ड इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए एक वेल एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंडिया इस बड़ी पॉपुलेशन को स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में कल्टीवेट करके टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की इमर्जिंग डिमांड को मीट कर सकता है। भारत की पॉपुलेशन का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन। भारत की सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन 35 ईयर्स से कम एज की है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पॉपुलेशन का लगभग 33% 20 साल से 33 साल के बीच का है। ये यूथफुल पॉपुलेशन इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल अप कर सकती है। इंडियन पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग को भी इंकरेज करती है। डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेजेस और पर्सपेक्टिव्स आइडियाज के वाइब्रेंट इकोसिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सक्सेस के लिए एसेंशियल है। लार्ज पॉपुलेशन वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करती है, जो एनालिटिक्स का सबसे बड़ा सोर्स है। इस डेटा को एनालाइज करके अलग अलग सेक्टर्स में डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, क्योंकि ये डेटा पैटर्न और ट्रेंड को रिवील करता है। उदाहरण के लिए इस डेटा की हेल्प से पॉपुलेशन को केटर करने के लिए प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लार्ज पॉपुलेशन एक बड़े मार्केट पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करती है। करोड़ों डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की हेल्प से इंडियन बिजनेसेस अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्केल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का कंज्यूमर मार्केट 2027 तक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा, क्योंकि मिडिल से हाई इनकम ग्रुप में शिफ्ट होने वाली फैमिलीज का नंबर बढ़ रहा है। करेंटली भारत वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन फिच सॉल्यूशन कंपनी का प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में हाउस होल्ड स्पेंडिंग में 29% का इंक्रीज होने वाला है, जो भारत को थर्ड पोजीशन पर पहुंचा देगा। इस रिपोर्ट में एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया के हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम 2027 तक 14.6% के रेट से ग्रो करेगी और उस साल तक लगभग 25% इंडियन हाउस होल्ड $10,000 पर ईयर की डिस्पोजेबल इनकम वाले हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इंडियन हाउस होल्ड की टोटल स्पेंडिंग $3 मिलियन से भी ज्यादा की हो जाएगी। इस पूरे एनालिसिस से ये समझा जा सकता है कि इंडिया की लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री के लिए एक एसेट है, जिसको अगर इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सके तो भारत फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लीडर बन सकता है। लेकिन लीडर बनने की राह दोस्तों इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस राह में कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस कंट्री को फेस करने होंगे। दोस्तों, IR 4.0 के सक्सेस होने के लिए एक रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑलरेडी DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम को डेवलप कर चुका है। असल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कोर एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा है। इंडिया का पहला DPI आधार 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसने सिटीजन्स को बायोमेट्रिक के सिक्योर्ड डिजिटल नेटवर्क ID प्रोवाइड की। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बाकी सर्विसेज को भी इससे लिंक किया जा सके। आधार को UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है और अभी तक 1.35 बिलियन आधार नंबर जनरेट किए जा चुके हैं। यानी आज देश की लगभग 96% पॉपुलेशन के पास आधार नंबर मौजूद है। इसके बाद DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को 2013 में लॉन्च किया गया, ताकि फंड्स को ट्रांसफर करने की प्रोसेस में लीकेजेस और डिलेस को रिड्यूस किया जा सके। करेंटली DBT लगभग 53 मिनिस्ट्रीज के अंडर चलने वाली 310 स्कीम्स के बेनिफिट्स को डिसबर्स करने का काम करती हैं। जब से DBT स्कीम शुरू हुई है, तब से इसने बेनिफिशियरीज को 27 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर की है, जिसने मैसिव स्केल पर लीकेजेस को रिड्यूस किया है। इन बेनिफिशियरीज में PM किसान, मनरेगा, नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, प्राइम मिनिस्टर वंदन योजना और स्कॉलरशिप स्कीम्स के बेनिफिशियरीज शामिल हैं। आधार के बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का अगला मास्टर स्ट्रोक था UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट के लिए लॉन्च किया था और आज ये भारत के डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे पॉपुलर मेथड है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इंक्रीज मर्चेंट ट्रांजैक्शन लिमिट्स, रिमूवल ऑफ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर फीस और जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जैसे कई रीजंस हैं जिन्होंने UPI को सक्सेसफुल बनाया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2022 में UPI के थ्रू 7.4 थाउजेंड करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए। इसका टोटल अमाउंट 125 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का था। इसी तरह अक्टूबर 2021 में PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया, ताकि एक इंटीग्रेटेड और प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर लॉजिस्टिक कॉस्ट को सेव किया जा सके। 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन पर PM मोदी ने गति शक्ति योजना को हरी झंडी दिखाई, जो 100 लाख करोड़ का ह्यूज प्रोजेक्ट है। इस प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगने वाले टाइम कम हो और मार्केट में इंडिया की
कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके। पीएम गति शक्ति मिशन के अंदर एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया है जो 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनिशिएटिव को यूनाइट करता है। उड़ान, रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन, भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज और भारत नेट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये मास्टर प्लान बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जनरेट करने वाला है। भारत की डिजिटल जर्नी का पार्ट भारत का एजुकेशन सेक्टर भी बन चुका है। 2017 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी दीक्षा को लॉन्च किया गया, जो स्कूल एजुकेशन के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बिल्ट ये प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक्स, सभी के लिए लर्निंग टूल्स, ऑल टाइम डिजिटल कंटेंट की अवेलेबिलिटी जैसे कई सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। लेटेस्ट मेट्रिक के अकॉर्डिंग ये प्लेटफॉर्म अभी तक 5.17 बिलियन सेशंस डिलीवर कर चुका है। दोस्तों, भारत में डीपीआई का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है। पिछले एक दशक में भारत ने कई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉपुलेशन स्केल पर डिप्लॉय किया है और अब इंडिया फ्यूचर में दूसरे डिजिटल एडवांसमेंट को बिल्ड कर रहा है जो ई कॉमर्स और हेल्थ सेक्टर जैसे सेक्टर्स पर फोकस करेगा। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च किया है। इसका एम है सभी एंटरप्राइजेस को अपने गुड्स एंड सर्विसेज लिस्ट करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की फाउंडेशन लेयर है, वो हेल्थ सर्विसेज के एक्सेस को इंप्रूव कर रहा है। गवर्नमेंट के इन सभी एफर्ट्स ने भारत के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक प्लेइंग ग्राउंड को डेवलप कर दिया है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से बैक्ड है। साथ ही सरकार नए इनोवेशन पर फोकस कर रही है ताकि इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एआई जैसी दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। इस टास्क के लिए सरकार ने खुद के एआई पोर्टल को शुरू करने से लेकर एआई फील्ड में ग्लोबल पार्टनरशिप को इंश्योर करने और प्राइवेट प्लेयर्स को इस इनिशिएटिव में जोड़ने जैसे कई स्टेप्स लिए हैं। हालांकि भले ही इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी इनक्रेडिबल रही हो, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले समय में काफी सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं, क्योंकि इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने की बेसिक रिक्वायरमेंट है रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अक्टूबर 2022 के डेटा के हिसाब से 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाली कंट्री में सिर्फ 820 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या भी टाइम के साथ घटती जा रही है, जिसके लिए 4G और 5G जैसी टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है। दिसंबर 2022 के लोकसभा सेशन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन ने बताया कि भारत के 6,44,131 में से 38,901 विलेजेस में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। यानी अगर इस तरह के सॉल्यूशंस के एक्सेस को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले बेटर कनेक्टिविटी पर फोकस करना होगा। दोस्तों, सबसे पहला चैलेंज होगा रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, क्योंकि उसके बाद ही नई इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज आ पाएंगी। करेंटली इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। इंडिया के कंपैरिजन में यूएसए, चाइना, इजराइल, जापान और साउथ कोरिया रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का 2% से लेकर 5% तक स्पेंड करते हैं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एम है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के इकोसिस्टम में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी इंक्लूड किया जाए। सिमिलरली स्टार्टअप्स के लिए बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा ताकि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर और भी ज्यादा डेवलप हो, और गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस करके इस पैरामीटर पर भारत को और बेहतर बनाना होगा। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इसमें रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन अभी भी काफी स्कोप बचा हुआ है। हायर एजुकेशन को और बेहतर बनाने का प्रयास गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि देश के नौजवानों को मार्केट डिमांड के अनुकूल एजुकेशन मिल सके और हमारी आने वाली जनरेशन इन टेक्नोलॉजीज को लर्न करके इस फील्ड में इनोवेशंस कर पाए। इन सब के अलावा सेफ्टी, एथिक्स और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जैसे बहुत सारे क्रूशल कंसर्न्स हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। उदाहरण के लिए ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में अफ्रीका और एशियन लोगों को मिस आइडेंटिफाई करने की टेंडेंसी काफी हाई होती है। साथ ही प्राइवेसी से रिलेटेड काफी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन सभी टेक्नोलॉजीज में डेटा का काफी ज्यादा यूज किया जाता है और नॉर्मल डेटा शेयरिंग या डेटा ब्रीच के केस में लोगों की प्राइवेसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद ही हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड करने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में भारत की जर्नी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जहां एग्रेरियन इकोनॉमी होने के चलते इंडिया इसका हिस्सा नहीं बन पाया था, वहीं दूसरी तरफ
तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के डिजिटल वर्ल्ड में इंडिया अपनी रेजिलियंस की वजह से एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनकर उभरा। आज जब पूरी दुनिया ऐसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एडवांस ऑटोमेशन से ड्रिवन होगी, इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन के दरवाजे पर खड़ा है, जहां वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपनी और ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर को बदल सकता है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इमेंस पॉसिबिलिटीज को लेकर आने वाला है। इस रिवॉल्यूशन को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एम्ब्रेस और नेविगेट किया गया तो ये एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण कर सकता है जिससे पूरे ह्यूमन काइंड को फायदा होगा। लेकिन ये पूरी प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कैसे इस रिवॉल्यूशन को अडेप्ट करके इवॉल्व करते हैं। और ये इवोल्यूशन कैसे हो सकता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू व्हिच इंडिया इज लीडिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।